मेडिकल एथिक्स क्या होते हैं, मेडिकल एथिक्स क्या होते हैं और मेडिकल एटिकेट्स क्या होते हैं। सो एथिक्स हमेशा याद रखना मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो किसी भी मेडिकल प्रोफेशन के मेंबर को गाइड करते हैं। ओके, कब गाइड करते हैं? इन डीलिंग विद पेशेंट्स और अमॉन्ग फेलो मेंबर्स, जो साथ के डॉक्टर्स हैं उनके साथ डील करने का, एंड व्हाइल कंसर्निंग देयर ड्यूटी टुवर्ड्स द स्टेट। ओके, सो इट इज द सेल्फ इम्पोज ड्यूटी। जो एथिक्स होते हैं ये सेल्फ इम्पोज ड्यूटीज होती हैं, दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। ठीक है, तो सेल्फ इम्पोज मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको बोला जाता है मेडिकल एथिक्स। अब एटिकेट्स क्या होते हैं? ये जो कन्वेंशनल लॉ होते हैं जो कि रिलेशनशिप को गवर्न करता है बिटवीन फिजिशियन एंड प्रोफेशनल कोलिग्स। ओके, सो मेडिकल एथिक्स एंड एटिकेट्स। अब हम बात करते हैं रिसेंटली, पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी इंडिया, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन। तो 2022 में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जितने भी हैं उनके प्रोफेशनल कंडक्ट को लेके कुछ रेगुलेशन आए एनएमसी के। ओके, 2022 में उन रेगुलेशन की हम बात करते हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होता है। कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और आरएमपी का मतलब होता है जिसका नाम या तो स्टेट मेडिकल रजिस्टर में या फिर इंडियन मेडिकल रजिस्टर में या फिर नेशनल मेडिकल रजिस्टर में एंटर्ड है। ओके, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, कोई अलग स्पेसिफिक रीजन है या नहीं है उसको छोड़ के इन रजिस्टर में यदि किसी एक मेडिकल ग्रेजुएट का नाम रजिस्टर्ड है तो उसको आप बोलोगे वो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब आते हैं ड्यूटीज क्या होती हैं आरएमपी की। आरएमपी की डेफिनेशन तो बता दी एनएमसी में कि भैया ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है जिसका नाम रजिस्टर्ड में एंटर्ड है। अब जो होती है ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की। At the time of making an application under the provision of NMC Act, National Medical Commission Act, it shall be deemed that RMP has read or agreed to abide by these regulation। ये माना जाता है, एक टर्म एंड कंडीशन होती है कि भैया आपने पढ़ लिया सारा, जब आप अप्लाई करते हो तो आप ये जो रूल रेगुलेशन है इनको फॉलो करोगे। ये रेगुलेशन को आपने उसको एग्रीमेंट एक साइन कर दिया है। Who are registered under this NMC Act 2019 can use medical doctor as a prefix। Okay, आप डॉक्टर एज ए प्रीफिक्स यूज कर सकते हो। जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं सेल डिस्प्ले द यूनिक, जो भी उनका रजिस्ट्रेशन आईडी है उसको, दैट आईडी इज असाइन्ड बाय एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। कहाँ कहाँ उसको डिस्प्ले करना है? आपका जो प्रिस्क्रिप्शन पेपर है उसमें डिस्प्ले करना है। कोई भी सर्टिफिकेट आप इशू कर रहे हैं उसमें आपको डिस्प्ले करना है। कोई भी मनी रिसिप्ट है आप पेशेंट को जो भी देते हैं उस पर आपको इसको डिस्प्ले करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। एम्प्लॉयड आरएमपी जो होते हैं सेल गेट ए सील। ओके, जो भी एम्प्लॉयर हैं उससे एक सील बनवाएंगे, जो भी एम्प्लॉयड आरएमपी है वो जो अपना जो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो सिग्नेचर के नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका डिस्प्ले होना जरूरी है। ओनली एनएमसी रिकॉग्नाइज और एक्रेडिटेड जो मेडिकल डिग्री और डिप्लोमा है उन्हीं का सफिक्स यूज कर सकता है। ओके, जो भी जो एनएमसी नॉमेनक्लेचर है, रेगुलेशन और जो लिस्ट है वेबसाइट पे, उसमें यदि कोई डिग्री या डिप्लोमा जो आपने करा है वो आ रहा है तो उसको आप एज ए सफिक्स अपने नाम के पीछे यूज कर सकते हैं। आरएमपी कोई ऐसा क्लेम नहीं करेगा टू बी ए क्लिनिकल स्पेशलिस्ट अनलेस ही और शी हैज एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन इन दैट स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। आप क्लेम नहीं कर सकते, इट्स इलीगल टू क्लेम। Every RMP shall not associate professionally with any unqualified person to perform any treatment or procedure or operation। किसी अनक्वालिफाइड पर्सन के साथ आपको एसोसिएट नहीं होना है, इट्स ऑल्सो इलीगल। RMP shall not employ in connection with their professional practice to any healthcare professional who is neither registered or not trained। ओके, तो किसी भी अपनी जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है उसमें आरएमपी कोई एक अनक्वालिफाइड पर्सन जो कि ट्रेंड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, उसको एम्प्लॉय नहीं करेगा। एनीवन लाइसेंस टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन अंडर एनएमसी एक्ट शैल नॉट प्रैक्टिस अनदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन साइमल्टेनियसली। ओके, सो आप एक सिस्टम का प्रैक्टिस कर रहे हो तो दूसरे को आप साइमल्टेनियसली फॉलो नहीं कर सकते। RMP should attend continuing professional development program, एंड ये कितना होना चाहिए?
totaling at least 30 credit hour 30 credit hours every 5 years। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लाइसेंस रिन्यू करने के लिए शुड जो ये प्रैक्टिस है शुड बी डन एवरी 5 ईयर फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ द गजेटिंग नोटिफिकेशन में जब से आता है उसके बाद में एवरी 5 ईयर आपको अप्लाई करना है लाइसेंस रिन्यू करने के लिए। ओके एंड जो सीपीडी क्रेडिट आवर्स हैं आपके जो कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके क्रेडिट आवर्स जो हैं जो कि 5 साल में 30 आवर्स हैं उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में वो एक्सेप्ट होगा। आरएमपी जो होता है हु विश टू प्रैक्टिस इन अनदर स्टेट, सपोज आप दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं टू ट्रांसफर और ऑफ द वर्क ऑफ रेजिडेंस ओके और बाय एनी अदर रीजन, आपको इंटीमेट करना है स्टेट मेडिकल काउंसिल को और जो नेक्स्ट स्टेट में जा रहे हो जिस भी नए स्टेट में जा रहे हो उस स्टेट में लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है जो प्रीवियस जो काउंसिल है उससे एनओसी लेके। ठीक है। कंसल्टेशन फी जो है जो भी आप ले रहे हैं अपने पेशेंट से वो उसको पता होनी चाहिए बिफोर एग्जामिनेशन और बिफोर ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। ओके पूरा बता के उसको पूरा क्लियर एक्सप्लेन करने के बाद में ही आप उसको इलाज उसका ट्रीटमेंट या कोई भी सर्जरी करना चाहते हैं आप तो पहले उसको सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है वो रिफ्यूज कर सकता है टू कंटिन्यू टू ट्रीट ए पेशेंट यदि वो आपको फी नहीं देता है ना कि फी उसने पे नहीं करी तो आप उसको मना कर सकते हो कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट सर्विसेज में ऐसा आप नहीं कर सकते। यदि आप गवर्नमेंट डॉक्टर हैं तो यू कैन नॉट रिफ्यूज और इमरजेंसी सिचुएशन डॉक्टर मस्ट एंश्योर दैट द पेशेंट इज नॉट अबेंडन। इन दो कंडीशन में आप पेशेंट को अबेंडन नहीं छोड़ सकते। पहला इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट सिक है और लाइफ सेविंग प्रोसीजर आपको करना है और दूसरा आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप पेशेंट को डिनाई नहीं कर सकते। Every RMP is expected to prescribe drugs using generic name. Prescription rationally लिखना है, irrational use of antibiotics and बाकी medicines का नहीं करना है। Necessary medications patient को नहीं देनी है। RMP जो है वो permitted to make formal announcement in any media, print media, कोई electronic media और social media within 3 months regarding the following. ओके 3 महीने के अंदर अंदर वो इन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में आप अनाउंस करोगे जब भी आप एक स्टार्ट कर रहे हो नई प्रैक्टिस और चेंज ऑफ टाइप ऑफ प्रैक्टिस कि आप बढ़ा रहे हो अपना जो क्लिनिक है या अपना अस्पताल बना रहे हो कुछ ऐसा कर रहे हो और चेंजिंग द एड्रेस, टेम्पररी एब्सेंट फ्रॉम द ड्यूटी हो आप रिज्यूम कर रहे हो आप ड्यूटी ऑन सक्सीडिंग टू अनदर प्रैक्टिस और पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ चार्जेस, ये सारी चीजें आप कर रहे हो तो प्रीवियस जो 3 महीने में उसमें आपको पेशेंट्स को और जनरल जो पब्लिक उसको इंटीमेट करना जरूरी है। कोई भी आरएमपी शैल नॉट सोलिसिट पेशेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और एज ए पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ आरएमपी पेशेंट को सोलिसिट नहीं कर सकते और किसी इंस्टीट्यूशन का ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल नर्सिंग होम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल या फिर खुद का है या फिर किसी के और द्वारा कंट्रोल किया हुआ है या फिर मेंटेन बाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी, कोई ट्रस्ट का हॉस्पिटल है प्राइवेट है या पब्लिक है डजेंट मैटर। ओके कोई कोऑपरेटिव हॉस्पिटल है किसी ऑर्गेनाइजेशन का है कोई एंटिटी या कोई भी अदर पर्सन कुछ भी इन्वॉल्व है किसी भी क्लिनिकल फैसिलिटी में आप पेशेंट्स को सोलिसिट नहीं कर सकते। आरएमपी शैल नॉट डिस्पेंस और प्रेस्क्राइब सीक्रेट मेडिसिन, ये डिस्पेंस भी नहीं करना ना इसको प्रेस्क्राइब करना है। विच ही डज नॉट नो द कंपोजिशन ऑफ एक्शन इन द बॉडी, डिटेल जिनकी स्टडी हो चुकी है वही मेडिकेशन आपको डिस्पेंस करनी है और प्रेस्क्राइब करनी है। Manufacture or promotion of or use of these remedies is prohibited. Now, every self-employed RMP shall maintain medical record of the patient, both outpatient as well as the inpatient, for 3 years from the date of last contact with the patient. Okay, for the treatment or in the standard performa laid down by the NMC, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मा है जो NMC की साइट पे आप देख सकते हैं। तो आपको मिनिमम 3 साल तक जो भी इन पेशेंट और आउट पेशेंट जो रिकॉर्ड है उनको प्रिजर्व करके रखना होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं दो मेंटेन करेंगे रजिस्टर गिविंग फुल डिटेल ऑफ सच सर्टिफिकेट्स इशूड बाय हिम और हर। जो भी आप सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो किसी भी पेशेंट को किसी भी आपका इंडिविजुअल को तो उसका एक रिकॉर्ड आप रजिस्टर में मेंटेन करके रखेंगे। आरएमपी शैल कोऑपरेट इन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट इनकम्पिटेंट करप्शन और डिसऑनेस्ट कंडक्ट ऑफ
other members of the profession without fear and favor. This is also important. कोई भी आरएमपी है जो सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा ऑफ प्रोफिशिएंसी इन मॉडर्न मेडिसिन टू अनक्वालिफाइड और नॉन मेडिकल पर्सन, आप उसको सर्टिफाइड नहीं कर सकते हैं. दिस डज नॉट रेस्ट्रिक्ट टू द प्रॉपर ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन ऑफ बोनाफाइड स्टूडेंट्स, मिडवाइफ्स, डिस्पेंसर्स, सर्जिकल अटेंडेंट्स और स्किल्ड मैकेनिकल और टेक्निकल असिस्टेंट्स, और कोई थेरेपी असिस्टेंट है अंडर प्रॉपर सुपरविजन में ये लोग काम करते हैं तो उनको आप दे सकते हो. ठीक है. Every certificate must contain the details regarding experience, skills, competency obtained, duration of training, kind of work done during the training, and the onus of the veracity of the certificate is totally lies on the registered medical practitioner. आप अपनी जिम्मेदारी पर उनको सर्टिफिकेट दोगे. Before performing any clinical procedure, any diagnostic or therapeutic or operation, the RMP should obtain the documented informed consent from the patient. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट लोगे एंड कंसेंट पे जो कंसेंट गिवर है उसके साइन होंगे, विटनेसेस के साइन जरूरी है. In case of patient is not able to give consent, okay, so consent of legal guardian और कोई फैमिली मेंबर है उनका कंसेंट लेना जरूरी है. Name of the operating surgeon must be mentioned in all the medical records. Name with seal और सारी डिटेल आपकी उसमें मेंशन होनी चाहिए विद रजिस्ट्रेशन नंबर. अब आता है ड्यूटीज. आरएमपी जो होता है उसकी ड्यूटीज क्या होती है पेशेंट के लिए. ओके. आरएमपी इज डिलेड फॉर ए वैलिड रीजन. यदि आप डिले हो रहे हो तो पेशेंट को इन्फॉर्म करना जरूरी है. RMP may advise referral if necessary to another RMP who is specialized in the treatment of the patient's ailment. ओके. आप उसको बोल सकते हो कि आपको दूसरे डॉक्टर से वहां पे एक बार इलाज कराने के लिए एडवाइस ले लेनी चाहिए. इमरजेंसी है तो लाइफ एंड लिम्ब सेविंग प्रोसीजर आरएमपी शैल प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड अदर सर्विसेज टू द पेशेंट अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपर्टीज एंड अवेलेबल रिसोर्सेज बिफोर रेफरल. ओके. प्राइमरी ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है. रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी है having an incapacity detrimental to the patient or professional practice which can affect his decision making or skill in the treatment of the patient is not permitted to practice of his profession for the period of incapacity. Okay, so यदि incapacity है कोई पेशेंट को एग्जामिन करने के, पेशेंट को ट्रीट करने की, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता यू आर नॉट अलाउड टू डू योर प्रैक्टिस ऑफ हिज और हर प्रोफेशन. अल्कोहल और अदर इंटॉक्सिकेंट जो होते हैं ड्यूरिंग ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी विच कैन अफेक्ट प्रोफेशनल प्रैक्टिस विल कॉन्स्टिट्यूट मिसकंडक्ट. Every communication between RMP and patient shall be kept confidential. It's very, very important. Such communication, whether personal or related to health or treatment, shall not be revealed unless required by the law of the state. If non-disclosure may itself be detrimental to the health of the patient or another human being. So ये secrecy, professional secrecy has to be maintained. RMP should neither exaggerate nor minimize the gravity of patient's condition. जो है बात वो उसको बतानी है. He or she shall ensure that the patient or the legally appointed representative जो भी है उसको पेशेंट की कंडीशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. And that can assist in making decision regarding the interest of the the best decision in the interest of the patient. RMP is free to choose whom he will serve, except in life-threatening conditions, emergencies, and all. Okay. If a change of RMP is needed, for example, the patient needs a procedure done by another RMP, consent should be obtained from the patient himself or the guardian. से आप consent लेंगे, आपको RMP change करना तो उसका consent जरूरी है. RMP who attends the patient will be fully accountable for his action and entitled for appropriate fee. In case of abusive, unruly, violent patient or relative, RMP can document the report of behavior and refuse to treat the patient. आपका राइट आप पेशेंट को रिफ्यूज कर सकते हैं. इस तरह का पेशेंट कोई आता है तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं आप उसको रेफर कर सकते हो फॉर फर्दर ट्रीटमेंट कहीं और. ओके. ओनली जस्टिफाइबल फॉलोअप जो है वो ही आपको करना है, कंसल्ट करना है. लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जो कि जस्टिफाइबल है वो ही पेशेंट से करवाने हैं. ऑल सिग्नेचर्स इन द नोट्स, प्रेस्क्रिप्शन, सर्टिफिकेट, ऑर्डर, रेफरल जो भी समरी है आरएमपी का सिग्नेचर होना चाहिए और आपका एनएमसी नंबर जो भी आपका मेडिकल काउंसिल का नंबर है वो उसमें एंट्री उसकी होनी चाहिए.
कंसल्टेशन टेलीमेडिसिन से जो भी कंसल्टेशन होते हैं, जो आरएमपी कंसल्ट कर रहे हैं, वो टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइन जो है उनके अकॉर्डिंग करनी है। ये गाइडलाइन अवेलेबल है एनएमसी की साइट पे, और आप और कहीं भी इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। अब क्या होता है, ड्यूटी जो आरएमपी है उसकी ड्यूटी क्या होती है टुवर्ड्स द पब्लिक और एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। आरएमपी और देयर उनकी जो फैमिली मेंबर है उनको कोई गिफ्ट, ट्रैवल फैसिलिटी, हॉस्पिटलिटी, कोई मॉनेटरी ग्रांट, कंसल्टेशन फी, ऑनोरेरियम और एक्सेस टू एंटरटेनमेंट सर्विसेज और ये सब अलाउड नहीं है करना। रिक्रिएशनल फ्रॉम फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, कमर्शियल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट है, मेडिकल डिवाइस कंपनीज है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो होते हैं, ये इस तरह की फैसिलिटीज और जो सर्विसेज जो देते हैं वो अलाउड नहीं है आरएमपी और उसके फैमिली मेंबर को। However, this does not include salaries and benefit that RMP may receive as employee। यदि आप हैं किसी इस ऑर्गेनाइजेशन के किसी ऑर्गेनाइजेशन तो आपको अलाउ है। RMP should not be involved in any third party educational activity। ओके, जैसे सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप हैं, सीपीडी एक्टिविटीज होती हैं, कॉन्फ्रेंस है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पॉन्सरशिप हो रही है फार्मास्यूटिकल कंपनी से और कोई अलाइड हेल्थ केयर सेक्टर है तो उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। RMP should be aware of the conflict of interest situation that may arise. Nature of these relationships should be in the public domain and should not be in the contravention of any law, rule, regulation in force। RMP himself or as a part of the society, कोई organization, association, trust should be transparent regarding the relationship with the pharmaceutical and allied health sector industry। Okay, RMP may be required to file an affidavit regarding their financial earnings or benefit received in the last 5 years from any pharmaceutical company or allied healthcare sector। आपसे एक affidavit फाइल कराया जा सकता है। Any violation of these regulation or other applicable acts related to medical practice which in force shall constitute professional misconduct। द एग्रीव्ड पर्सन, अब क्या होता है, एग्रीव्ड पर्सन जो होता है, जो पेशेंट होता है, दे कैन फाइल द कंप्लेंट टू द स्टेट मेडिकल काउंसिल थ्रू द ऑनलाइन जो भी और ऑफलाइन मोड है। ऑर्डिनरी 2 साल के अंदर अंदर ये फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट। कंप्लेंट विल बी लॉज्ड इन स्टेट मेडिकल काउंसिल जहां पे आरएमपी लोकेटेड है एट द टाइम ऑफ कोज ऑफ एक्शन। ओके, बोथ इन टेली कंसल्टेशन और इन पर्सन कंसल्टेशन जैसा भी था, जहां पे वो आरएमपी लोकेटेड है उसके स्टेट मेडिकल काउंसिल में कोई भी जो पेशेंट एग्रीव्ड पर्सन है वो कंप्लेन कर सकता है। When the aggrieved person is unable to make complaint on account of physical or mental capacity, complaint may be filed by the family member or the relative or friend or guardian or authority under whose care treatment was received or the legal heir or guardian in case of death of the patient। ये लोग फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट। एथिकल एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड और स्टेट मेडिकल काउंसिल शो मोटो एक्शन लेता है अगेंस्ट आरएमपी टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ग्रॉस मिसकंडक्ट। यदि कोई कर देते हो, शो मोटो कंप्लेंट विल बी टेकन अप इफ सिंपल मेजोरिटी ऑफ ईएमआरबी और स्टेट मेडिकल काउंसिल मेंबर एग्री टू प्रोसीड अगेंस्ट आरएमपी। तो आपके अगेंस्ट ऐसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में एक्शन हो सकता है।